अरे माँ जी, तैयार होने में दुल्हन से भी ज्यादा आप ही टाइम लगा रही हो। जल्दी आइए ना, वरना ठीक विदाई के वक्त ही पहुंचेंगे हम लोग। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। जब देखो तब घोड़े पर सवार रहती है। लेकिन ये क्या, ये तूने इतने साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं? साधारण कहाँ है माँ जी? अच्छा ही तो है। अब थोड़ी ना मेरी शादी होने वाली है। शादी में जा रहे मेहमान तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। लेकिन आप मेरा छोड़िए और अपना देखिए। इतना भारी भरकम ड्रेस कौन पहनता है भला? अरे चुप रहे तू। मैंने जो भी पहना है एकदम सही पहना है। नहीं माँ जी, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी आप ही की है। प्लीज माँ जी, कोई दूसरी साड़ी पहन लीजिए ना। ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। अरे पागल वागल हो गई है क्या? इस शादी में पहनने के लिए ये ड्रेस मैंने स्पेशली खरीदा है। पूरे 7,000 रुपए का है। क्या? 7,000? अरे माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जब देखो तब आप बस महंगे महंगे ही कपड़े खरीदती रहती हो। अरे इतने पैसे जाया क्यों करती हो आप? देख बहू, तुझे नहीं पता, लेकिन आज भी लोग मुझे पुराने जमाने की हीरोइन समझते हैं। और आज भी देखना, सबको इंतजार रहेगा कि कब सुवर्ण आएगी और उसने क्या पहना होगा। और हम जितना बंठन के जाएंगे, उतनी ही हमारे समाज में इज्जत बनी रहेगी, नाम होगा। क्या? और नहीं तो क्या। अब चल, मुझे बोली जल्दी चलो जल्दी चलो, और अब खुद ही यहाँ पे गपियाते बैठी है। बेवकूफ कही की। शादी में सभी औरतें सुवर्णा का ड्रेस देखकर चकित रह जाती है और सभी उसकी ढेरों तारीफें करती है। एकता देखती है कि सुवर्णा हर 5 दिनों में महंगे महंगे कपड़े लाया करती है। फिर एक दिन, ये लीजिए मैम। अरे, ये किसका पार्सल है? पता नहीं मैम, लेकिन पता तो इस पर आप ही के घर का लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। फिर एकता उस पार्सल को खोलती है तो उसमें पूरे 5,000 रुपए का वन पीस होता है। वाह, कितना सुंदर है ये ड्रेस। लगता है रोमिल ने मंगवाया है मेरे लिए। कितना प्यारा है मेरा पति। अरे ओ प्यारे पति की बेअकल पत्नी, ये वन पीस तेरा नहीं बल्कि मेरा है। मैंने मंगवाया है इसे, और वो भी अपने लिए। क्या? लेकिन माँ जी, इस उम्र में आप ये सारे कपड़े पहनोगे? आपको शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? अरे उसमें क्या शर्माना, एक ही तो जिंदगी होती है, तो जी भर के जियो ना। मेरी विदेश वाली सहेली कुछ दिनों के लिए भारत आ रही है, इसलिए उसने पार्टी रखी है, तो उसी में पहनने के लिए मंगवाई है ये ड्रेस। एकदम हॉट लगूंगी ना मैं इसमें। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? वो तो है माँ जी, लेकिन माँ जी, आपको नहीं लगता क्या कि आप अपनी सारी पेंशन लगभग कपड़ों की खरीदारी करने में ही उड़ा देती हो? हर 5 से 10 दिनों में आप कितने महंगे कपड़े खरीदती हो। हाँ तो उसमें क्या हुआ, आज तक मैंने कितना काम किया है, तो अब जब मेरी पेंशन आ रही है तो मैं उसे भी ना उड़ाऊं क्या? अरे इसी में तो मजा है। जब आप लोगों की नजरों में अमीर बनोगे, एकदम टिप टॉप रहोगे, तभी लोग आपको पूछेंगे। और यही मेरा मानना है, और मैं तो तुझे भी यही सलाह दूंगी। अरे मुझे देख और तुझे देख, मैं इतने स्टाइलिश और महंगे महंगे कपड़े पहनती हूँ, और तू तू इतने साधारण और बोरिंग कपड़े पहनती है। इतना कहकर सुवर्णा वो वन पीस लेकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, माँ, एक मदद चाहिए थी मुझे। हाँ बोलो ना रोमिल, क्या हुआ है बेटा? मेरी पगार इस बार एक हफ्ते लेट आने वाली है, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और कल मेरे बैंक अकाउंट में से एक ईएमआई कटने वाला है। इसीलिए क्या आप मुझे पैसे दे सकती हो क्या? मैं आपको वो पैसे पगार होते ही लौटा दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। माफ कर दे बेटा, लेकिन मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने किसी दोस्त से मांगता हूँ फिर। लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है माँ जी, आपके पास 4 से 5 हजार भी रुपए नहीं है क्या? अरे आपको तो कितनी ज्यादा पेंशन आती है। हाँ बहू, लेकिन मैंने उन पैसों से अपने लिए 25,000 रुपए का लहंगा खरीद लिया, और बचे हुए पैसों से रोजाना पहनने के लिए कपड़े खरीद लिए। हे भगवान, 25,000 का लहंगा!
माँ जी, लगता है आपका ऊपर का माला हिल चुका है। अरे इतने महंगे कपड़े कौन खरीदता है? रोमिल, तुम ही कुछ बोलो ना इन्हें। ये तो अपनी सारी पेंशन बस कपड़ों के ऊपर ही उड़ा देती है। हाँ तो तुझे उससे क्या करना है? मैंने तुझे पहले भी कहा है और फिर एक बार कह रही हूँ, वो मेरे पेंशन के पैसे हैं, तो फिर मैं उनसे कपड़े खरीदूं या उनका अचार डालूं, तुझे उससे क्या मतलब? बढ़िया आई मुझे सिखाने वाली। आइंदा से मेरे पैसों के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, नालायक कहीं की। फिर बाद में, रोमिल, माँ जी को कुछ भी समझाने जाओ तो वो मुझ पर ही बरस पड़ती है, इसलिए तुम ही उन्हें समझाओ ना। और बात ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, बल्कि बात तो ये है कि उन्हें इतना बेफिजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे कपड़े चाहे महंगे हो या ठीक ठाक दाम के हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, माँ जी को तो बस अपनी इज्जत की ही पड़ी रहती है, जैसे कि वो इस मोहल्ले की सुपरस्टार है। देखो एकता, माँ आज ऐसी नहीं है। अरे वो तो पहले से ही ऐसी है। उन्हें अलग अलग डिजाइन वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, और अगर उन्हें अपने पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जाने दो ना इस बात को। दोनों माँ और बेटा एक जैसे ही हैं, दोनों से बात करना बेकार है। फिर एक दिन जब सुवर्णा किट्टी पार्टी में जाती है, तभी सारी औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती हैं। क्या बात है सुवर्णा बहन, आज तो एकदम मॉडर्न बन के आई हो। ये टी शर्ट और जीन्स पैंट में तो आप एकदम जवान लग रही हो। जी शुक्रिया। वैसे कहाँ से खरीदा है ये टी शर्ट और जीन्स? जरा हमें भी तो बताइए। अरे रहने दो, तुम बाहर से नहीं ला पाओगे तो बताकर क्या ही फायदा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं क्यों नहीं ले पाऊंगी? मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। अब बता दो बहन, कहाँ से लाए हैं ये कपड़े? सनी मॉल से लाया है। ये जीन्स पैंट और टी शर्ट दोनों का मिलाकर पूरे 6,000 रुपए हुए हैं। क्या? 6,000 रुपए? अरे 6,000 रुपए में तो 5 से 6 साड़ियां खरीद लूं मैं। हाँ सुवर्णा बहन, मेरी बहू तो 200-300 वाले ही टी शर्ट और जीन्स पहनती है, और आपने तो सीधे 6,000 रुपए का लिया है। और ऐसा क्या खास है इसमें जो ये इतना महंगा है? क्योंकि ये कोई आलतू फालतू कपड़ा नहीं है, बल्कि ब्रांडेड कपड़ा है, इसलिए इसका दाम और इसकी क्वालिटी एकदम कड़क है। क्यों, हो गई ना सिट्टी गुम? इसीलिए मैं नहीं बता रही थी तुम्हें, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ जैसे कपड़े इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं खरीद सकता। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पास ठंड के लिए स्वेटर बिल्कुल नहीं है, सारे पुराने हो चुके हैं, तो अब मैं शोरूम में जाकर नए स्वेटर खरीदने वाली हूँ। इतना कहकर सुवर्णा वहां से चली जाती है। अरे हम तो बाजार जाकर रास्ते पर बेच रहे स्वेटर खरीदते हैं, और ये मोहतरमा, ये तो अब शोरूम जाएगी और 300-400 में मिलने वाला स्वेटर ये 3 से 4,000 में खरीद कर लाएगी। अरे हमारे तो पति है, लेकिन इसका तो पति भी नहीं है, इसीलिए ये इतनी बेशर्म बनी फिरती है। काश यार मेरी जिंदगी भी इसकी तरह होती, तो मैं भी शर्म का दायरा छोड़कर जो चीज चाहे वो पहनती। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि ये सुवर्णा कुछ ज्यादा ही पैसे जाया करती है, वो भी केवल अपने कपड़ों के लिए? अरे करेगी भी क्यों नहीं, उसकी इतनी पेंशन जो आती है। और जरा सोचो, जो औरत बस अपने कपड़ों पे ही इतने पैसे जाया करती हो, वो कितनी अमीर होगी। ऐसे ही एक दिन सुवर्णा रोमिल और एकता के लिए महंगे महंगे कपड़े लाती है। बाप रे, 3,500 का एक शर्ट! और ये क्या माँ जी, आपने तो मेरे लिए 5,000 की साड़ी लाई है। लेकिन क्यों माँ जी? क्यों नहीं ला सकती क्या मैं तुम्हारे लिए? अरे तुम दोनों तो खुद की जेब से कुछ खरीदने से रहे, जब देखो तब साधारण ही कपड़े पहनते रहते हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए 4-4 जोड़ी कपड़े लाए हैं, और अब से इन्हें ही पहनना। फिर देखना लोग तुम्हारी कैसे तारीफ करेंगे, और तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। अरे माँ, पहले तो मुझे ये लगता था कि आप जो भी कर रही हो वो सही है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बहुत गलत है।
अरे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मर्जी के कपड़े मत पहनो, यहाँ वहां मत जाओ, लेकिन जरा नियमित रूप से खर्चा करो ना। आप अपने पास आए लगभग सारे पैसे यूं ही कपड़ों पर खर्च कर देती हो। अब देखो, इस बार आपने अपने लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए कपड़े खरीद लाए हैं। हाँ माँ जी, और अगर आपको कपड़े खरीदने ही थे तो सस्ते दाम वाले खरीद लेती ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि सस्ते दाम वाले सारे कपड़े टिकाऊ नहीं होते। अगर हम उन्हें अच्छे से चुने और देख परख कर खरीदी किया जाए तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों। पहले तो ये बहू थी और अब तू भी शुरू हो गया रोमिल। अरे तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता? ये हमारा पहनावा ही हमारी शान बढ़ाता है। नहीं माँ जी, ये आपकी गलत फहमी है। तू तो चुप ही कर बहू, वरना मैं तेरे मुंह पर सेलो टेप लगा दूंगी। तुम दोनों को मेरी सो। कल से ये भंगार कपड़े पहनना छोड़कर मेरे लाए गए सुंदर कपड़े पहनो। अरे तुम दोनों को क्या है? अरे तुम दोनों को तो अपनी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी इज्जत जाती है। लोग मुझसे आकर कहते हैं कि सुवर्णा जी आप तो इतनी स्टाइलिश हो, तो फिर आपके बेटा और बहू इतने साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? सुवर्णा के इतने कहने पर एकता और रोमिल को वो कपड़े स्वीकार नहीं पड़ते हैं। फिर एक रोज जब सुवर्णा का जन्मदिन आता है, उस मौके पर रोमिल उसे एक बेहद सुंदर साड़ी देता है और सुवर्णा वही साड़ी पार्टी में पहनकर जाती है और उस साड़ी को सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह सुवर्णा बहन, आज तो एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो आप। आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ सुवर्णा बहन, इसका रंग और इस पर बारीकी से किया गया काम बहुत ही बढ़िया है। सच में आपकी साड़ी तो बहुत कमाल की है ना? मुझे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। दरअसल ये मुझे मेरे बेटे ने दी है, इसलिए मैंने बड़े ही प्यार से इसे पहन भी लिया। मेरी हर साड़ी की तरह ये वाली भी साड़ी बहुत महंगी है, क्योंकि मेरे बेटे को अच्छे से पता है कि मैं 10,000 के नीचे वाली कोई साड़ी नहीं पहनती। अरे वाह सुवर्णा बहन, अब तो बहुत खुश नसीब हो। लेकिन पार्टी के बाद अचानक से सुवर्णा के हाथों में साड़ी का बिल लग जाता है और उस बिल को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या? रोमिल ने मुझे सिर्फ 3,500 की साड़ी दी है। नहीं, ये उसने सही नहीं किया। रोमिल, बहू। अरे क्या हुआ माँ जी? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कोई सुनामी आने वाली है क्या? चुप कर बहू। और रोमिल, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे सस्ते कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तूने मेरे लिए यह 3,500 की साड़ी क्यों लाई? अच्छा हुआ जो किसी ने इसका दाम नहीं देखा, वरना अगर किसी को पता चल जाता कि मैंने केवल 3,500 की साड़ी पहनी है तो मेरी इज्जत क्या रह जाती। लेकिन माँ। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा के रखा है, नालायक कहीं का। आज तक मैंने इतनी गिरी हुई क्वालिटी की साड़ी कभी नहीं पहनी। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। बहुत देख लिया और आज तक बहुत सुन भी लिया, लेकिन अब और नहीं माँ जी। थोड़ी देर पहले तक आपको इसकी क्वालिटी और इसका दाम सब कुछ इतना अच्छा और महंगा लग रहा था, लेकिन अब बिल देखने के बाद आपका मन और नजरिया बदल कैसे गया? अचानक से ये महंगी और अच्छी क्वालिटी वाली साड़ी आपके लिए सस्ती और बुरी कैसे बन गई? बताइए जरा। चुप कर बहू, अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, वरना मैं तो आज तेरा कचुम्बर ही बना दूंगी। पहले ही मेरा माथा बहुत गर्म हो चुका है। हाँ तो मेरा माथा भी गर्म हो चुका है माँ जी। अरे इस साड़ी के डिजाइन को तो देखिए जरा, कितनी सुंदर है। सबने इसकी तारीफ भी की, और आपको तो बस इस बात से ही दिक्कत हो रही है कि ये साड़ी इतनी महंगी क्यों नहीं है। लेकिन माँ जी, ये साड़ी इतनी सस्ती भी नहीं है जितना कि आप सोच रही हो। इसकी क्वालिटी भी कितनी मस्त है। देखिए माँ जी, आपको ये समझना होगा, महंगे कपड़े पहनने से इज्जत नहीं पाई जा सकती। अगर आपने सस्ते और टिकाऊ कपड़े भी पहन लिए और अगर आपका स्वभाव भी अच्छा हो तो लोग हमेशा आपको प्यार ही देंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। तोहफा महंगा या सस्ता नहीं होता माँ जी, वो तो देने वाले का भाव होता है जो उसे कीमती बनाता है।
शायद तू सही कह रही है बहू, और ये बात मुझे अब समझ आ रही है। अरे आप इतने पैसे बस कपड़ों में ही जाया कर देती हो, उतने ही बचाया करो ना। अपनी सेहत पर ध्यान दो, अच्छे अच्छे जगह जाकर घूमो और फिरो। लेकिन ये सब दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। दुनिया वालों की नहीं, बल्कि खुद की नजरों में अच्छा बनो। हाँ बहू, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और रोमिल बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। एकता और रोमिल सुवर्णा को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सुवर्णा महंगे कपड़े खरीदी करना छोड़ देती है और अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करती है। अरे सिमरन बहू, आज अपने बाबूजी के लिए दलिया बना दे। उनकी नजरिया तबीयत नरम नरम सी है, इसीलिए। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, दलिया थोड़ा अच्छा ही बना, ताकि मेरे बेस्वाद मुंह में थोड़ा स्वाद आ पाए। और हाँ, वो छत की भी अच्छे से सफाई कर देना, ताकि मैं थोड़ी देर बाद वहां जाकर धूप ले सकूं। तभी मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। और हाँ बहू, ये सारा काम करने के बाद मेरी वो गुलाबी साड़ी जरा इस्त्री करके रख देना। वो आज झुमरी की बहू की गोद भराई है ना, उसी में जाना है मुझे, और मैं तो वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। सिमरन, जल्दी से मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा। सिमरन अपने ससुराल के कामों से काफी परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बीवी नहीं, बल्कि एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। सुबह से लेकर रात तक मजदूरों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। बीवी और बहू का फर्ज निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। ऐसे ही एक दिन जब तुषार ऑफिस से घर आता है, तभी सिमरन, माँ पापा, एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर बेटा? क्या हुआ? अरे जल्दी बोल बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। शादी करके इस ससुराल में आना ही सबसे बुरी चीज है मेरे लिए। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? हाँ तुषार, जल्दी बोलो ना, आखिर क्या बात है? वो मेरी बदली होने वाली है। अब मैं दूसरे शहर के ब्रांच में काम करूंगा और मुझे उसके लिए वहीं पर रहना होगा। क्या? हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी ही दुविधा हो गई। हाँ पापा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? मेरी नौकरी जैसी नौकरी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मुझे ये काम करना ही होगा। और मैं जानता हूँ कि ये घर आपका पुश्तैनी घर है, और आप दोनों को दूसरे शहरों का मौसम, हवा, पानी सब सहन नहीं होता। इसलिए आप दोनों यहीं पर रहो। सिमरन है ना, उसके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों सिमरन, संभालोगी ना मेरे माँ पापा को? हाँ, क्यों नहीं तुषार, मैं माँ पापा को अच्छे से संभालूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम पर ध्यान दो। हाँ बेटा, और वैसे भी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। हाथ पैर अभी भी अच्छे वाले काम कर रहे हैं। बस हमें अकेलापन महसूस होगा। लेकिन सिमरन बहू है ना, उसके होते हुए हमें तेरी कमी भी नहीं खलेगी। हाँ बेटा, बहू हमारा एकदम अच्छे से ध्यान रखती है, और तेरे जाने के बाद भी जरूर रखेगी। हाँ पापा, ये बात तो मुझे भी अच्छे से पता है। तुषार अब दूसरे शहर रहने जाता है और वहीं नौकरी भी करता है, जिसके बाद सिमरन घर पर एक हफ्ते के लिए ही रहती है। लेकिन बाद में, माँ जी। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तो क्या मैं 2-4 दिन के लिए जाकर आऊँ क्या? नहीं तो रहने दीजिए माँ जी। आप और पापा जी भी यहाँ पर अकेले हो ना। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं बहू, ऐसा मत बोल। अरे मैं और पवन जी एक साथ रह लेंगे अकेले। लेकिन तू जा, समदन जी को इस समय तेरी जरूरत है। जाकर उनका अच्छे से ख्याल रख बहू, और यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दे। पर माँ जी। अरे बहू, कहा ना मैंने, तू चिंता मत कर और जा अपने माँ से मिलने। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन अब अपने मायके चली जाती है और वहां पर अपनी बेटी को आए देखकर
सिमरन की माँ मंजू भी बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन बिटिया, अच्छा हुआ जो तू आ गई। हाँ मम्मी, अब मेरा पति तो दूसरे शहर गया है और उसकी गैर मौजूदगी में मैं वहां पर बैठकर उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी की कोई सेवा नहीं करने वाली थी। इसलिए मैंने आपकी तबीयत खराब होने का झूठा बहाना दे दिया और यहाँ पर चली आई। बहुत सही किया बिटिया। अरे तुझे भी तो आराम की जरूरत होती है। चल अब जम के आराम कर यहाँ पर और अपने ससुराल की सारी चिंता भूल जा। हाँ मम्मी। सिमरन अब मस्त मजे में अपने मायके में ही आराम फरमाती है। वही बेचारे सास ससुर कविता और पवन दोनों वहां अपने काम खुद ही करते हैं और इसी के चलते सिमरन तुषार का फोन ही नहीं उठाती और तभी वो अपनी माँ को फोन करता है और तब उसे मंजू की तबीयत के बारे में पता चलता है। क्या? हाँ बेटा, समदन जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बहू को अचानक से वहां पर जाना पड़ा। बहू को मैंने भी फोन किया था लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। ऐसी बात है तो आप एक काम करो ना, आप जाकर उनसे मिलकर आओ। अरे बेटा, तुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही उनसे मिलने वाली हूँ। उनके लिए दाल खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ और कुछ फल भी लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। जहाँ सिमरन अपने मायके में मंजू के साथ मजे कर रही होती है, वही अचानक से कविता आकर घर की घंटी बजाती है। लेकिन खिड़की से जब सिमरन बाहर देखती है तब वो सामने कविता को देखकर हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? अब क्या करे? हे भगवान, इसीलिए मैं कह रही थी कि अपने सास और पति के फोन उठा ले, लेकिन नहीं, तू तो अपने में ही मस्त मगन हो बैठी थी। अब भुगता। यार मम्मी, अब आप इस समय भाषणबाजी बंद करो और जल्दी से कुछ करो। रुक जा, मैं कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। हाँ माँ, यही सही रहेगा। फिर मंजू अपने कमरे में जाकर बीमार होने का नाटक करती है और फिर सिमरन दरवाजा खोलती है। क्या हुआ सिमरन बहू, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लग गया? कब से घंटी बजा रही थी मैं। माफ कीजिए माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी ना और मम्मी सो रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। आइए ना। क्या हुआ समदन जी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? मत पूछिए कविता जी, मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी है। अभी सुबह फिर से सलाइन लगा कर आई हूँ मैं। हे भगवान, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपको? पेट खराब? क्या? आप दोनों ने अलग अलग क्यों बताया? वो अलग अलग नहीं माँ जी, मम्मी को बुखार भी हुआ है और इनका पेट भी खराब है। हाँ कविता जी, अब मौसम भी तो कितना बदलता रहता है, बस उसके कारण ही ये सब हुआ लगता है। अब दवाइयाँ वगैरह दे दी है डॉक्टर ने, कल से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। और माँ जी मुझे माफ करना, मैं आपके और तुषार के कॉल देख ही नहीं पाई। दिन रात बस मम्मी का ही ध्यान रख रही थी। कोई बात नहीं बहू। और समदन जी, आप अपना ख्याल रखिए और खूब आराम कीजिए। ये कुछ फल लाई हूँ आपके लिए। बहू, तू इन्हें इनका जूस बना कर दे या फिर इनका कस्टर्ड बना दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। उनके घर का दरवाजा खुला देखकर अचानक से उनकी पड़ोसन पूनम वहां पर आ जाती है। अरे पूनम काके, आप ये कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों निकले हो? अरे कैसी बातें करती हो सिमरन, मैं तो तुम्हारी अम्मा से थोड़ा गुड़ मांगने आई हूँ। लेकिन ये क्या मंजू बहन, तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से? हो गया सत्यानाश। अरे सुबह तक तो ये अच्छी भली थी, फिर अचानक से ये कैसे लुढ़क गई? अरे पूनम, मैं कल से ही बीमार हूँ। लगता है ढलती उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। अरे लेकिन पूनम काकी, आप जाइए यहाँ से। वो हमारे पड़ोस की बनिए की दुकान पर आज ऑफर है, वहां पर जाइए आप। वहां पर 500 का सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अब भी वहां पर जाती हूँ।
और गुड़ भी वहीं से लेकर आती हूँ। इस तरह सिमरन पूनम को भगा देती है और जिसके बाद कविता को भी उस पर कोई शक नहीं होता। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन अभी तक मायके में ही रहती है। सिमरन, अब तो घर चली जाओ। मम्मी जी की तबीयत में थोड़ा सुधार तो आया ही होगा ना। हाँ तुषार, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 दिन तक रहने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को और 2 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। ठीक है सिमरन, लेकिन उसके बाद घर चली जाना। फिर सिमरन जब अपने ससुराल वापस जाती है, तभी हाय रे, मेरे कमर में तो कितना दर्द हो रहा है। इतने दिनों से बड़े काम किए हैं ना, इसीलिए। अब बस भी कीजिए माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आपको। जब से मैं घर में आई हूँ तब से आप मुझे बस ताने ही दे रही हो। अरे मैं क्या कोई घूमने फिरने थोड़ी ना गई थी, बस अपनी माँ की देखभाल ही तो करने गई थी ना। अरे हाँ बहू, और मैं तुझे कोई ताना नहीं दे रही, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ। मुझे सब समझ आता है माँ जी, आप तो रहने ही दो। अरे पर बहू, सिमरन अब अपने सास और ससुर के साथ काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है और हर हफ्ते 2 से 3 दिनों के लिए वो अपने मायके जाकर रहती है। और सिमरन के ससुराल में ना रहने के कारण कविता और पवन काफी अकेले पड़ जाते हैं और उस वजह से उन्हें काफी दिक्कत होने लगती है। एक दिन सिमरन अब अपनी सहेली के पास दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर तुषार का फोन आता है। क्या हुआ सिमरन, तुम अचानक से वहां से क्यों चली गई? वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम माँ और पापा के पास बहुत कम रुकती हो। प्लीज ऐसा मत करो सिमरन, उन दोनों को ऐसे अकेला मत छोड़ो। मैं उन्हें वहां पर तुम्हारे भरोसे छोड़कर आया हूँ। अरे तुषार, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेली के पति की अचानक से मौत हो गई, इसीलिए मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर चली आई। माफ करना मुझे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये क्या, तुम्हारे पीछे से तो गानों की आवाज आ रही है। तुम किसी क्लब में हो क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पड़ोस की बिल्डिंग में कोई पार्टी चल रही है और ये आवाजें वहीं से आ रही है। ठीक है सिमरन, अपना और अपनी सहेली का ध्यान रखो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो, अच्छा हुआ जो तुषार को कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं फिर से अंदर जाकर सहेलियों के साथ मजे कर सकती हूँ। सिमरन अब ऐसे ही हर महीने के 15 दिन कहीं ना कहीं बाहर ही रहती है और अपने ससुराल पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। सिमरन बहू, जब से तुषार गया है तुम हर महीने 15 दिन कहीं ना कहीं जाती ही रहती हो। अब मैं भी क्या करूँ पापा जी, पिछले महीने मम्मी बीमार हो गई थी और इस महीने मेरी सहेली का पति मर गया। अब हालात ही ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो मैं भी भला क्या करती। लेकिन जब तक तुषार यहाँ पर था तब तो ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। बड़ी अजीब बात है। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। चापलूस कहीं का, ये भी किसी जालिम सास से कम नहीं है। अब ऐसे ही अगले महीने सिमरन फिर से अपने ससुराल में रहकर बोरियत महसूस करती है और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ कहीं दूर एक हफ्ते के लिए रहने जाती है। मम्मी, क्या मस्त प्लान बनाया है हमने। वहां सबको लगता है कि मैं तो गायब हो गई हूँ और मेरे साथ कुछ हो गया है, लेकिन हम दोनों तो यहाँ पहाड़ों में कितने मजे कर रहे हैं। हाँ बिटिया, और तुझे ये सब करने का पूरा हक है। आपको पता है माँ, इस बार तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था, इसीलिए इस बार मैंने अगवा होने का नाटक कर लिया। अब इस होटल के नौकर से कहेंगे कि तुषार को फोन करे और उसे मेरे अगवा होने की खबर दे दे। वहाँ उसके सास ससुर सिमरन के पिछले 12 घंटों से लापता होने के कारण बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वही मंजू और सिमरन उस होटल के नौकर से कहकर तुषार को फोन करने के लिए कहते हैं। हेलो, कौन? मैं जानदार डॉन बोल रहा हूँ। तेरी बीवी को मैंने अगवा कर लिया है और अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए
तो जल्दी से मेरे दिए गए पते पर आ जा और मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे दे। उसके बाद ही मैं तेरी बीवी को छोड़ूंगा। क्या? हेलो? हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन तब तक फोन कट जाता है। दीदी, मैंने गुंडे की आवाज अच्छे से निकाली ना? अरे हाँ, तुम तो छा गए। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर कोई वॉइस आर्टिस्ट बन जाओ, तुम्हें तो आराम से काम भी मिल जाएगा। और सिमरन बिटिया, तुझे इस नाटक से पैसे भी मिल जाएंगे। तुषार तुझे छुड़वाने के लिए 2 लाख रुपए तो दे ही देगा। ए छोटू, तुझे हम एक पता बताएंगे, वहां पर तुषार को पैसे लेकर बुलाना। लेकिन ये जोखिम भरा काम तो नहीं है ना? अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उन पैसों में से मैं तुम्हें 25,000 दूंगी। अब तो करोगे ना ये काम? हाँ दीदी, अब तो ये काम मैं जरूर करूंगा। लेकिन तुषार उनका फोन नंबर ट्रैक करके उनकी जगह पर पहुंच जाता है और वो मंजू और सिमरन को वहां रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुषार, तुम यहाँ पर? अच्छा, तो ये सारा तुम्हारा नाटक है सिमरन, ताकि तुम अपने ससुराल से दूर रह सको और यहाँ पर मस्त मजे मारो। हाँ? नहीं तुषार, वो तो मैं। दामाद जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस कीजिए ये नाटक। मैं आप दोनों की बातें कब से सुन रहा हूँ। जैसे ही मैंने नंबर ट्रैक करके इस जगह का पता लगा लिया, मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर पहुंच गया ताकि सिमरन को गुंडों से छुड़वा सकूं। लेकिन यहाँ पर आकर तो मुझे कुछ और ही पता चला। लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। मुझे माफ कर दो तुषार, लेकिन मुझे गलत मत समझो प्लीज तुषार। चुप रहो सिमरन, तुम पर जितना प्यार और भरोसा था, आज वो सब खत्म हो गया है। जो लड़की मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकती और उन्हें कुछ भी नहीं समझती, उस लड़की से मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं अब अपने माता पिता को अपने शहर लेकर जाऊंगा और उन्हें अपने साथ ही रखूंगा, भले ही मुझे उनके लिए एक नौकरानी ही क्यों ना रखनी पड़े। लेकिन तुम्हें अब मेरे घर में और मेरी जिंदगी में कभी जगह नहीं दूंगा। नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो तुषार। तुषार सिमरन की कोई बात नहीं सुनता और वो उससे अलग हो जाता है और वो जहाँ पर काम करता है वहीं पर अपने माता पिता को लेकर जाता है। सोनाली बहुत ही मस्तीखोर होती है। वो हमेशा दूसरों को उल्लू बनाया करती है। एक दिन वो अपनी हिटलर सास से परेशान होकर उसे भी उल्लू बनाने का तय करती है। आ गई तो बाहर से डोल के, चल अब जाकर जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं, बेअकल कहीं की। लेकिन माँ जी, मैं आज से कोई काम नहीं करूंगी, सारे काम आप ही करोगी और इसी में आपकी भलाई है। या ये बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हो। ये देखिए, मैंने ये महाप्रसाद लाया है आपके लिए। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि अगर एक सास अपनी बहू की 10 दिनों तक निरंतर सेवा करेगी तो वो धनवान बन जाएगी और साथ ही उसके जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। अपनी बहू से ये बात सुनकर रंजिता एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या सच बहू? हाँ माँ जी, 100% सच है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये प्रसाद खाइए और लग जाइए मेरी सेवा में, तभी जाकर आप धनवान बनोगी। हाँ बहू, ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी। तू बस मुझे बता दे कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ माँ जी, खाना पीना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े धोना, हर एक काम आप ही करोगी माँ जी। और हाँ, दोपहर के खाने के बाद में मेरे पैरों की थोड़ी मालिश भी कर देना। फिर शाम में मेरे लिए चाय के साथ साथ थाली पीठ भी बनाना। वो तो आप बड़ा ही अच्छा बनाती हो माँ जी। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। रंजिता अब अपनी बहू की सेवा में लग जाती है और उसकी हर बात मानने लगती है। और जब अभय ये सब देखता है तभी, सोनाली,
अरे तुम इतनी नालायक कैसे हो सकती हो? मेरी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे उल्लू के पट्टे, ये मुझसे कोई काम नहीं करवा रही, बल्कि मैं ही अपने मन से उसकी सेवा कर रही हूँ। वो क्या है ना। फिर रंजीता अभय को सारी बातें बताती है। क्या? अरे माँ, आपका दिमाग सच में सटिया गया है। ये सब अंधविश्वास होता है। इन सब में विश्वास मत कीजिए माँ, और अभी के अभी जाकर आप आराम कीजिए। सोनाली, चलो तुम जाकर काम करो। लेकिन अभय। अभय, सोनाली बहू कोई काम नहीं करेगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? अपनी माँ के आगे अभय भी कुछ नहीं बोल पाता। और इन सब के चलते सोनाली के तो मजे ही मजे होते हैं। वाह, क्या उल्लू बनाया है मैंने अपनी सास को। काश मैं ये मेरी सारी लाइफ के लिए कर पाती। खैर, इसी में एंजॉय कर लेती हूँ। फिर एक रोज सोनाली को अपनी सहेलियों के साथ क्लब जाना होता है। तभी उसे ड्रेस खरीदने के लिए और क्लब में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभय, वो दरअसल मायके में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और मेरे छोटे भाई संकल्प की सैलरी भी अभी तक नहीं आई है। इसीलिए मुझे तुमसे थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे इतनी सी बात, ये लो। ये तो बहुत ही कम है अभय, और ज्यादा दो ना। आजकल दवाइयाँ भी कितनी महंगी हो गई है, तुम्हें तो पता ही है ना। ठीक है सोनाली, ये लो। थैंक यू सो मच अभय। इस तरह सोनाली अपने पति को उल्लू बनाकर उन पैसों से एक छोटी ड्रेस खरीदती है और सहेलियों के संग क्लब में जाकर धूम मचाती है। फिर 2 दिन बाद, सोनाली, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मैं सोच रहा था कि हम दोनों कल उन्हें साथ में मिलने जाते हैं। कल मेरी ऑफिस की छुट्टी भी है ना, इसीलिए। हाँ, अरे नहीं अभय, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों सोनाली? अरे बाबा, माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकती। इसलिए जब माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी हम उनके पास जाएंगे। ठीक है सोनाली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हेल्प लगे तो मुझे जरूर बताना। हाँ भाई, थैंक यू। अब सोनाली ऐसे ही हर किसी को उल्लू बना बनाकर या तो अपना फायदा कराती है या फिर अपना मनोरंजन। एक दिन जब वो पार्लर जाती है तभी अचानक से वो वहां पर बवाल कर देती है। अरे नहीं, मेरी पर्स खाली कैसे हो गई? यहाँ पर आते समय तो मैंने अपनी पर्स में कितना सारा सामान रखा था, और तो और मेरे पर्स में पूरे 15,000 रुपए थे। लीजा, तुम इस पार्लर की ओनर हो ना, तो तुम ही बताओ मेरी पर्स में से सारा सामान कैसे चोरी हो गया? मैंने तो मेरी पर्स यहीं पर रखी थी। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चेकिंग करवाती हूँ। रोजी, जाकर चेकिंग करो सबकी। सबकी चेकिंग होती है लेकिन किसी के पास उसका सामान नहीं मिलता। अरे ऐसे कैसे किसी के पास कुछ भी नहीं मिला? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पार्लर में आने के बाद ही मेरा सारा सामान चोरी हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा चेक करो, तभी सब कुछ पता चलेगा। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली हमारे सीसीटीवी कैमरास बंद है। क्या? अरे ऐसा कैसा सड़ा हुआ पार्लर है तुम्हारा? अब तुम्हारे पार्लर में मेरा इतना नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। मुझे 15,000 में जितनी फैसिलिटीज मिलेगी वो सब चाहिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल्स, आईब्रोज, फिर चाहे उसमें जो भी हो। अब तो मैं मेरे 15,000 ऐसे ही वसूलूंगी, वरना ना चाहते हुए भी मुझे पुलिस को बुलाना होगा, जिसके बाद तुम्हारा पार्लर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सोनाली मैडम, ठीक है, फिर तो मैं पुलिस के पास तुम्हारी ही कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी।
फिर वहीं पर जाकर तुम लेकिन वेकिन करते बैठना। अरे नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको मना थोड़ी ना किया है। मैं आपकी सारी भरपाई कर दूंगी। ये हुई ना बात। मुझे पहले से ही पता था कि इस पार्लर के सीसीटीवी कैमरास बंद है और मैं घर से ही खाली पर्स लेकर आई थी ताकि 15,000 में मुफ्त की ट्रीटमेंट ले सकूं। और इस तरह एक बार फिर सोनाली उल्लू बनाकर ये बाजी भी जीत जाती है। फिर कुछ दिनों बाद में वो मोहल्ले वालों को निशाने पे धरने का प्लान बनाती है। अरे तुम्हें पता है क्या, मैंने कल रात को हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल को देखा और उसने मुझे कहा कि अगर आज से किसी ने रात में अपने घर के बाहर कीमती सामान और कुछ पैसे नहीं रखे तो मैं उस इंसान को और उस इंसान से जुड़े लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर तो मैं बहुत ही डर गई यार। क्या? ये तो क्या कह रही है सोनाली? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात है। हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल का साया है। हमें तो अभी बचकर ही रहना होगा और साथ ही रोजाना रात में घर के बाहर कुछ ना कुछ कीमती सामान रखना होगा। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और जिसने भी ऐसा नहीं किया उसकी तो शामत ही आएगी, ऐसा वो भयानक चुड़ैल कह रही थी। देखो, ये बात तुम लोगों को बताते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ सोनाली, ये सब सच होता है। मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। अरे कुछ सच वच नहीं होता है, ये सब दकियानुसी बातें हैं। अरे नहीं ऐश्वर्या, मेरा यकीन मानो, कल रात मेरा उस चुड़ैल से सामना हुआ है और उसी ने मुझे ये सब कहा है। अरे तुम पी के आई हो क्या सोनाली? ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। गाइज, चिल करो और बत्ती बुझाकर सो जाओ। ऐश्वर्या सोनाली की बात को मानती ही नहीं और वो वहां से चली जाती है। फिर रात में सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ कीमती सामान और थोड़े बहुत पैसे रख देते हैं और फिर देर रात में सोनाली चुपके से बाहर आकर वो सब अपने पास रख लेती है। मैंने सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया। ये चुड़ैल तो असल में है, लेकिन वो चुड़ैल तो मैं ही हूँ। सबको उल्लू बनाकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। लेकिन ये ऐश्वर्या की बच्ची, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। तो अब देखती ही रहे ऐश्वर्या कि कैसे मैं तुझे और तेरे परिवार को सबक सिखाती हूँ। फिर अगले सुबह सोनाली चुपके से ऐश्वर्या के किचन की खिड़की के पास जाकर उसके घर के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या और उसका पूरा परिवार बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। अरे यार, वो सोनाली सही कह रही थी। मैंने चुड़ैल के लिए कुछ भी नहीं रखा, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। देखा ना ऐश्वर्या, हमने तुझे पहले ही बोला था, लेकिन तूने किसी की भी बात नहीं मानी। और नहीं तो क्या, ये सब उसी की सजा है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक रात मोहल्ले में रहने वाली रेशमा को नींद ही नहीं आती और वो अपनी खिड़की से देखती है कि बाहर रखा हुआ सारा सामान सोनाली लेकर जा रही है। और उसे देखकर वो पूरी बात समझ जाती है कि सोनाली ने सबको उल्लू बनाया है। फिर अगले दिन ये बात जाकर वह सबको बताती है। क्या? ये तू क्या कह रही है? अरे हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोनाली ने हमें उल्लू बनाया है। वो चुड़ैल कोई और नहीं है, बल्कि सोनाली ही है। सत्यानाश हो उस सोनाली का। अब देखना कैसे हम लोग उसे उसी के अंदाज में सबक सिखाते हैं। हम भी उसे अब उल्लू बनाएंगे। लेकिन कैसे? फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाती हैं और अगले दिन वो एकदम अमीरों की तरह बन ठन के सोनाली के घर पर चली जाती है और उन्हें देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? तुम तीनों अचानक से इतने कैसे बदल गए?
तुम तीनों के कपड़े कितने महंगे हैं और तुम्हारे जूते भी। तुम तीनों का स्टाइल तो काफी चेंज हो गया है। अब क्या करे सोनाली, अमीर होने के बाद तो बदलना ही पड़ता है ना। अब हमारा लेवल एकदम हाई हो गया है, एकदम हमारी ये 3 लाख की हिल्स की तरह। यस डार्लिंग, लेकिन इतने सारे पैसे तुम तीनों के पास कैसे आ गए? हमने एक जगह पर पैसे लगाए थे, वो काफी अच्छी स्कीम थी, जहाँ पैसे लगाने पर आपको दुगना तिगुना या चौगुना मुनाफा हो सकता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। हमें तो 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या तू सच कह रही है? मुझे भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और तुम तीनों की तरह मुझे भी बहुत अमीर बनना है। जल्दी बताओ ना, आखिर कौन सी स्कीम है वो? फिर वो तीनों सोनाली को एक आदमी से मिलाती है और सोनाली उस आदमी को पूरे 2 लाख रुपए देती है, जिसके बाद वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। और जब सोनाली को ये पता चलता है तब वो रोने लगती है। अरे यार, तुम तीनों ने कहा था कि मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन वो आदमी तो पैसे लेकर भाग गया। अब क्या पता सोनाली, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ सोनाली, हमें तो 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। लगता है तूने किसी गलत आदमी को पैसे दिए थे। नहीं दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सबको उल्लू बनाते बनाते आज मैं खुद ही उल्लू बन गई हूँ। अब मैं आइंदा से किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उल्लू बनाया था। मुझे कोई भी बाबा नहीं मिले थे, वो सब मैंने अपने मन से बोला था ताकि आप मेरी सेवा कर सको। क्या? हाँ माँ जी, और अब है, मैंने वो पैसे माँ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मांगे थे ताकि मैं क्लब जाकर मजे कर सकूं। और मैंने मोहल्ले वालों से भी झूठ बोला था। मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है, मैं ही सबका सामान लेती थी रात में। और ऐश्वर्या के घर के खाने में पेट खराब होने की दवाई भी मैंने ही मिलाई थी। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए आज मेरे साथ भगवान जी ने भी वैसा ही किया है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। सोनाली बहुत रोती है। तभी वो तीनों उसे सारा सच बताती है कि इस बार उन्होंने उसे उल्लू बनाया है। क्या? तुम तीनों ने मुझे उल्लू बनाया? हाँ सोनाली, हमें तुम्हें बस अपनी गलती का एहसास दिलाना था, इसीलिए हमने ये सब किया। और वो बैग्स, जूते और कपड़े, वो सब एकदम चीप क्वालिटी के थे, जो कि हमने अमीर दिखने के लिए पहने थे। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है सोनाली। अगर हम चाहते तो तुम्हें फौरन पुलिस के पास भेज देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अरे कल मुही, तूने मेरे और अभय के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम दोनों तुझे माफ कर रहे हैं, क्योंकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पर अगर आइंदा से तुमने किसी को उल्लू बनाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अभय, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से सोनाली अपने कान पकड़ लेती है